वो लोग जो सत्ता की ताकत से, सत्ता के घमंड से आज बड़े बड़े आयोजन कर ले रहे हैं, उनकी हैसियत हो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस तरह का आयोजन करके दिखाएं। आपके सामाजिक आंदोलन की लड़ाई में एडवोकेट्स सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स के मुंह लटक जाते हैं, तमाम सारे नेताओं की जबान सूख जाती है, तब एडवोकेट कोर्ट में आपके लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए किसी भी मंच पर पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर यानी कि लेखक ये जरूर होने चाहिए। आप पूरे देश में निगाह दौड़ा लीजिए, ये जो लड़ाई है संविधान बचाने की, इस लड़ाई को यही लोग लड़ रहे हैं। एक जातिवादी कवि हुआ करता था, उसने अपने मन से एक कहानी लिख दी। उस कहानी को कुछ लोगों ने कह दिया कि हमारा धर्म का ग्रंथ है, तो उस धर्म ग्रंथ में आपको गालियां दी जाती रही। तो जब आपने कहा कि मुझे गाली मत दो, तो उन्होंने कहा हमारी भावनाएं आहत हो गई। क्या गाली देना भी धर्म हो सकता है? क्या किसी को गाली देना कि भाई हम तुम्हें गाली देंगे तो धर्म है? तुम्हारी भावनाओं को ठेका लिए हैं क्या? तुम कहते हो कि गणेश का वाहन होता है चूहा, तो कल के दिन तुम चूहा मार दबा पे केस कर दो, कह दो हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। कि अगर किसी मूल निवासी की भावनाएं इनकी गाली से आहत नहीं होती तो वह मुर्दा है, जिंदा नहीं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी इन गालियों से हमारी भावनाएं आहत हुई कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, चुटियाधारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो बुरा नहीं लगना चाहिए, ताड़न का मतलब शिक्षा है। जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। अगर हम किसी भी पिछड़े संगठन में पदाधिकारी हैं, अगर हम मूल निवासी संघ के पदाधिकारी हैं, तो कम से कम जाति महासभा में पदाधिकारी ना रहो। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को मूल निवासी संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया जाता है और कल के दिन मैं कुर्मी महासभा के मंच पर बैठाई दिया, संघ के प्रति गद्दारी कर रहा हूं ना। इसका मतलब ये प्रण कर लें कि हम इनका आर्थिक ढांचा तोड़ देंगे और तथाकथित मिट्टी के ईश्वर और पत्थर के ईश्वर के बीच का जो बिचौलिया है उसको जीवन में 1 रुपए नहीं देंगे, तो दुकानदारी बंद हो जाएगी कि नहीं? 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। पहले इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस मंच पर मुझसे किसी को माला नहीं चढ़वाई आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मूल निवासी संघ का। मेरे ऊपर माला नहीं चढ़वाई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मूल निवासी संघ का। भाषण से ज्यादा आचरण और किसी भी कार्यक्रम के अनुशासन से सीखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आई वो यहाँ का अनुशासन। हर चीज बेहद सिस्टमैटिक तरीके से है। हम लोग जो तथाकथित एक संगठन का नाम जबरदस्ती प्रचारित करते रहते हैं बेवजह में, मैं नाम लेकर के उस छोटे संगठन को बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा तो हमारा संगठन है मूल निवासियों का। जो लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं, इनको देखो, इनको देखो। मैं ये कहता हूं कि अपने को तो देखो। वो लोग जो सत्ता की ताकत से, सत्ता के घमंड से, सत्ता की तानाशाहियों में आज बड़े बड़े आयोजन कर ले रहे हैं, उनकी हैसियत हो कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस तरह का आयोजन करके दिखाएं। ये जो आयोजन है ये बहुजनों की मेहनत की कमाई से हुआ है। हम आपके छोटे छोटे श्रमदान से, छोटे छोटे आर्थिक दान से हुआ है और वैचारिक प्रतिबद्धता से हुआ है। एक और परंपरा टूटी है। पत्रकार हो सकता है, इससे पहले मूल निवासी संघ के मंच पर पत्रकार मुख्य अतिथि रहा है कभी? रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र का नहीं रहा। मैं हर मंच से कहता हूं कि हमें तमंचे को तोप बनाना है, वो इस मंच पे किया गया है। आप लोग, जो लोग नेशनल जनमत को जानते हैं वो तो जानते हैं कि बड़े धुआंधार आदमी हैं, लेकिन जो लोग नेशनल जनमत को नहीं जानते वो भी मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं। क्यों? इतनी तारीफ में कसीदे गढ़ दिए गए। यही करना है, यही कि एक छोटा सा ग्रुप, कोई फतेहपुर से आया, कोई कौशाम्बी से, कोई आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, वहां जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उन छोटे छोटे ग्रुप में एक व्यक्ति को चुनना है और उसी को तोप की तरह प्रेजेंट करना है। उस फुल टाइमर की ऊर्जा गलत तरफ जा रही, उसको अपनी तरफ ले आओ, क्योंकि जो कमाने खाने में लगा हुआ है वो आपके लिए फुल टाइमर का काम नहीं करेगा। वही बच्चा
उसको उठा करके तोप बना दो और फिर उसी से जो बातें कहलवाओगे वो समाज स्वीकार कर लेगा। एक अनुरोध और करता हूं कि कोई भी कार्यक्रम किसी भी जिले में हो जहां पर ये होता है कि भाई मैनेज करना है, 8-10 लोगों को बैठालना है, वहां मंच पर बिना वकील के, गौर से सुनिएगा, आपके सामाजिक आंदोलन की लड़ाई में एडवोकेट्स सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स के मुंह लटक जाते हैं, तमाम सारे नेताओं की जबान सूख जाती है, तब एडवोकेट कोर्ट में आपके लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए किसी भी मंच पर पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर यानी कि लेखक ये जरूर होने चाहिए। इस समय आप पूरे देश में निगाह दौड़ा लीजिए, ये जो लड़ाई है संविधान बचाने की, इस लड़ाई को यही लोग लड़ रहे हैं। एक और अनुरोध यह है कि निर्मित करने पर ध्यान देना है। मैं अनुरोध यह करता हूं कि संस्थान बनाने पर, संवैधानिक चीजों को मजबूत करने पर हम सबको ध्यान देना है। किसी भी बड़े आयोजन के बाद यह प्रण किया जाए कि जहां भी आयोजन होगा वहां एक संस्थान क्या बनेगा। ये जो संस्थानों की ताकत है जिसके दम पर हम ये लोग आज इन सरकारों से, इन तानाशाहों से लड़ पा रहे हैं। इस देश में इस समय एक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक जातिवादी कवि हुआ करता था, उसने अपने मन से एक कहानी लिख दी। उस कहानी को कुछ लोगों ने कह दिया कि हमारा धर्म का ग्रंथ है। तो उस धर्म ग्रंथ में आपको गालियां दी जाती रहीं। अब जब धीरे धीरे ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको मूल निवासी कहा जाता है, जब मूल निवासियों को समझ में आया, जब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो गाली दी गई है, हमको गाली भरी हुई है। तो जब आपने कहा कि मुझे गाली मत दो, तो उन्होंने कहा हमारी भावनाएं आहत हो गई। क्या गाली देना भी धर्म हो सकता है? क्या किसी को गाली देना कि भाई हम तुम्हें गाली देंगे, तो धर्म है? तुम कहते हो कि गणेश का वाहन होता है चूहा, तो कल के दिन तुम चूहा मार दबा पे केस कर दो, कह दो हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। तो तुम्हारी भावनाओं का ठेका लिए है क्या? तुम्हारी भावनाएं तो पता नहीं किस किस चीज से आहत हो जाती हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर किसी मूल निवासी की भावनाएं इनकी गाली से आहत नहीं होती तो वह मुर्दा है, जिंदा नहीं है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी इन गालियों से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। तुमने हमारे भाइयों को गालियां सुनाई हैं, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। और ये भावना आहत तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किस बात से भावना आहत होती है कि नहीं होती है? साफ साफ गालियां लिख करके तुम हमसे कहते हो कि इसको धर्म मानो। क्या हमारी पिछड़े दलितों की कोई भावनाएं नहीं होती हैं? हमारी माताओं बहनों को गालियां सुनाते हो, कहते हो कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। गीता प्रेस वाले कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा। तो मैं कहता हूं कि इस देश के अगर पिछली जनगणना के आंकड़े देखें तो इस देश में ताड़ने में सबसे आगे ब्राह्मण हैं, मतलब शिक्षा में। बुरा नहीं लगना चाहिए तुमको। अगर हम इसी तरीके से उस श्लोक को बदल दें कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, चुटियाधारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। ताड़न का मतलब शिक्षा है। संत रैदास जी की जयंती भी आज हम लोग मना रहे हैं इस आयोजन के माध्यम से। वो कहा करते थे, जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। तो जाति तोड़ने की अगर हम बात कर रहे हैं और मूल निवासी संघ में पदाधिकारी हैं, तो एक अनुरोध कर लेता हूं कि अगर हम किसी भी पिछड़े संगठन में पदाधिकारी हैं, अगर हम मूल निवासी संघ के पदाधिकारी हैं, तो कम से कम जाति महासभा में पदाधिकारी ना रहो। यह दोहरा चरित्र तो नहीं चल सकता कि यहां भी सम्मान लेंगे, वहां भी सम्मान लेंगे। अगर नीरज पटेल को, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को मूल निवासी संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया जाता है और कल के दिन मैं कुर्मी महासभा के मंच पर बैठाई दी जाऊं, मिशन के प्रति गद्दारी कर रहा हूं ना। इसका मतलब एक तरफ का ही सम्मान लोगे ना आप, और जो एक तरफ का नहीं लेते हैं वो ना इस तरफ के रहते हैं ना उस तरफ के रहते हैं। इस देश में जाति एक सिस्टम है, सबने जाति में जन्म लिया है। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है। संतराम बीए प्रजापति ने जाति तोड़क मंडल बनाया था, जाति पात तोड़क मंडल, उसमें लिखा है
और उन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि जाति टूट सकती है अंतरजातीय विवाह से, इंटरकास्ट मैरिजेस से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब इस वर्ण व्यवस्था के क्रम में इतना कंफर्ट जोन में जीते हैं, जैसे अगर किसी तथाकथित बैकवर्ड की उच्च जाति में किसी ने, ऊपर वाले ने कहा कि हम तुम्हारे घर में कच्चा खाना नहीं खाते हैं, तुम्हारे घर में पक्का नहीं खाते हैं, तो बैकवर्ड के किसी ना किसी लंबरदार को बुरा लग जाएगा, किसी जमींदार को। तो वो करेगा क्या? वो उनके खिलाफ नहीं लड़ेगा, वो करेगा कि वो नीचे की तरफ देखेगा, हम तो इनसे बहुत ऊपर हैं, हम तो इनको घर में नहीं घुसने देते हैं। तो जिसको आपने कहा कि हम इनको घर में नहीं घुसने देते, उसको बुरा लगेगा तो वो आपको टोकेगा नहीं, वो और नीचे देखेगा, कहेगा तुम हमको घर में नहीं घुसने देते, हम इनको सुबह देखते नहीं हैं। फिर जिसको सुबह आप देखते नहीं हो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो कहेगा अच्छा रुक जाओ, हम इनको घर में नहीं घुसने देते हैं, इनको पानी तक नहीं पिलाते, इनका छुआ नहीं खाते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था का क्रम है, ये इससे नहीं टूटेगा कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को गाली दे लो। उनके अनुसार, मैं चूंकि संवैधानिक व्यक्ति हूं, मुझे मूल निवासी शब्द बड़ा अच्छा लगता है, ये उनकी दी हुई गाली नहीं है, ये हमने चुना है, ये हमारे स्वाभिमान का शब्द है। लेकिन संविधान हमको ओबीसी एससी एसटी कहता है, तो मैं ये कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था का क्रम अगर तोड़ना चाहते हो, वर्ण व्यवस्था में अगर भरोसा नहीं रखते हो, तो इस पांडाल में जितने लोग बैठे हैं वो आज प्रण करके जाएं यहां से कि आज के बाद मैं ऊपर नहीं, यह भी मानना बंद कर दूंगा कि मेरे से नीचे कोई है, कोई थोड़ा आगे हो गया, कोई थोड़ा पीछे रह गया। एक घर में भी तो यह स्थिति होती है कि अगर कोई भाई बड़ा पैसे वाला हो जाता है, दूसरा कम पैसे वाला रह जाता है, तो उसकी भी तो स्थिति घर में ऐसी रहती है। तो यही मान लो कि सब हमारे भाई हैं, कोई आगे चला गया, कोई नीचे रह गया। लेकिन यह अनुरोध ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ण व्यवस्था तोड़ना चाहते हो तो यह भी ध्यान रखिए, मैं अनुरोध सिर्फ उनसे करता हूं जो तोड़ना चाहते हो, जो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं कि भाई हम तो खुश हैं ब्राह्मणवाद से, तो खुश रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर खुश नहीं हो तो इस वर्ण व्यवस्था के क्रम को नीचे से तोड़ो। जब कोई सीढ़ी इस पे लगा दो, इस पे, और सीढ़ी के दो ऊपर से पायदान तोड़ो तो फिर टिक जाएगी, लेकिन नीचे से खिसका दो तो भरभरा के गिर जाएगी, गिरेगी। तो अगर वर्ण व्यवस्था तोड़ना चाहते हो तो नीचे का पाया खिसका दो, खत्म खेल। तो यही अनुरोध आप लोगों से कर रहा हूं कि आज के बाद ये मानेंगे कि नहीं कि हम सब बराबर हैं। कोई अपने घर में जाति के हिसाब से भेदभाव तो नहीं करेगा, कोई भी अपने घर में उन मुहावरों का प्रयोग तो नहीं करेगा जो मुहावरे बनाए गए हैं गाली के रूप में। फलाने का कुत्ता, ये सब मुहावरे बिल्कुल घर से निकाल दीजिए। फलाने का कलर। तो इसलिए एक अनुरोध है कि किसी भी कार्यक्रम में जाइए, पत्नियों को, बच्चों को जरूर लेकर के आइए। कहा जाता है कि भारत उत्सव धर्मी है, उत्सव धर्मी देश है, यहां मेला, उत्सव, तीज त्योहार अच्छे लगते हैं लोगों को। तो नीरज भाई कुछ विकल्प देने पड़ेंगे। तो विकल्प है, तो मैंने देखा यहां साड़ी मिल रही है, पंचशील की साड़ी है, कपड़े हैं, सब कुछ है। तो ये उत्सव का मेला तो लगा है बाहर, और मेला कैसा चाहते हो आप? अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे उस तरफ ना भगे, सूंड वाले की तरफ, तो आपको लाना पड़ेगा ना इस तरह के कार्यक्रमों में। बचपन से बताना पड़ेगा ना कि हमारे पूर्वज कौन थे। महिलाओं को यह बताना पड़ेगा ना कि कथा भागवत में नहीं जाना है, क्योंकि वहां बताता है, यहीं मध्य प्रदेश का ही है वो सीहोर वाला, मध्य प्रदेश का ही है। कहता है कि बच्चों को विद्यालय ना भेजो, जिस समय उसका एग्जाम हो उसके टाइम में शिव के लिंग पर बेलपत्री चिपकवा दो, पास हो जाएगा बच्चा। हो सकता है पास? क्या ऐसे ये बच्ची बैठी बिना विद्यालय जाए पास हो जाओगी? यही समझाना है लोगों को, यही वैज्ञानिक चिंतन लोगों में पैदा करना है। जिस दिन सवाल करने की ताकत आ गई उस दिन चीजें बदल जाएंगी। मैं कोई ऐसा थोड़ी कि बचपन से ही इसी तरह के घर में पैदा हुआ हूं। मेरे घर में खूब कर्मकांड होता था, मैं खुद पाखंडी था। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूं। स्कूल का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहते हुए स्कूल में खुद प्रार्थना करवाया करता था। वो अभिभावक जो अपनी बच्चियों को बालकनी में नहीं खड़े होने देते हैं, वो कथा भागवतों में डांस करवाते हैं। गजब। वहां घर की मर्यादा तार तार नहीं होती है, बालकनी पे लड़कियां खड़ी हो जाएं तो मर्यादा तार तार हो जाती है। मेरा मानना है कि हम अपनी तरफ उंगली करके खुद से सवाल करें कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार हैं। हम जो कर सकते हैं क्या हम कर रहे हैं?
उस काम को जो हमारी क्षमता में है। तमाम लोग यहां सोच रहे होंगे कुछ प्राइमरी के अध्यापक हैं यहां? हैं, काफी लोग हैं। अब प्राइमरी का टीचर, एक पीछे से हाथ उठा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यार, हम कोई बड़े पद पर तो है नहीं। प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक इस समय जो कर सकता है वो इस प्रदेश का प्रमुख सचिव भी नहीं कर सकता। यह हकीकत है। प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक यह कर सकता है कि उसके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को मानववादी, वैज्ञानिक और तार्किक बना सकता है। मैं विचारधारा की बात ही नहीं कर रहा कि आप कौन सी विचारधारा उसमें घुसाएंगे। हालांकि अगर विचारधारा से आप ठीक है तो उसको ये बता सकते हैं कि ज्ञान की देवी वो नहीं है, सावित्रीबाई फूले हैं। ये बता सकते हैं कि जगदेव बाबू का संघर्ष क्या रहा है। ये बता सकते हैं कि जातिवादी तुलसीदास की चौपाइयां ये थीं और मानववादी रैदास की और कबीरदास की चौपाइयां ये थीं। उस दौर में, जिस दौर में कबीर साहब और रैदास साहब समाज निर्माण के लिए काम कर रहे थे, उस समय जातिवादी समाज में जातिवाद का जहर घोल रहा था। तो ये जो वात्साहत लगातार चलती आ रही है, ये उनकी होशियारी से नहीं चल रही है, हमारी मूर्खता से चल रही है। वो एक बागेश्वर धाम वाला है, छतरपुर वाला, वो बिल्कुल ठीक कहता है कि हम अगर 50 लाख कथा भागवत के ले रहे हैं तो तुम्हारे लोगों के दम पे तो ले रहे हैं। अगर लोग सुनने ना आए तो उसकी भागवत की दुकान तो बंद हो जाएगी, लेकिन सुनने तो हमारे आपके जैसे लोग जा रहे हैं। क्योंकि जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं वो हकीकत में ब्राह्मण धर्म है। इस पर कोई मुझसे डिबेट कर सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार हैं उसमें ध्यान रखा गया है कि इस जाति के पेट की रोजी रोटी का ख्याल हो जाए, कैसे इसको पैसा पहुंचेगा, कैसे इसको खाना पहुंचेगा, कौन से संस्कार में इसको मालपुआ खाने को मिलेगा, पूरी व्यवस्था रखी गई है। तो उस ब्राह्मण धर्म से वो मजबूत हो रहे हैं तो वो पाखंड करें, ढोंग करें, मंदिर बनवाने के लिए आंदोलन करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस व्यवस्था का गुलाम है, यहीं पर लोगों से मैं सवाल करता हूं, अगर तमाम सारे लोग ये प्रण कर लें कि हम इनका आर्थिक ढांचा तोड़ देंगे और तथाकथित मिट्टी के ईश्वर और पत्थर के ईश्वर के बीच का जो बिचौलिया है उसको जीवन में 1 रुपए नहीं देंगे, तो दुकानदारी बंद हो जाएगी कि नहीं? तमाम लोगों को लगता है कि भाई आप तो ऊपर लेवल की बात बोल देते हैं कि ईश्वर को मत मानो। ये मेरे निजी विचार है, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता कि आप ना मानो, जिसको जैसा मानना हो मानो। लेकिन इस बात से तो सब सहमत होते हैं कि वो बिचौलिया हमारे खिलाफ साजिश करता है। इससे तो सब सहमत है, सहमत है ना भाई। जिस तथाकथित ईश्वर को लेकर के आप इतने चिंतित रहते हैं, वो तथाकथित ईश्वर जब नोटबंदी का समय हुआ था तो ये किसने बोर्ड लगवाए थे मंदिरों में कि यहां पुराने नोट नहीं चलेंगे? किसने लगवाए थे? ईश्वर ने। किसने लगवाए थे? बिचौलिए ने। और देखिए, लॉकडाउन के पीरियड में इसी मध्य प्रदेश में शिवराज मामू से किसने डिमांड की थी कि पुरोहितों की सैलरी फिक्स करो? किसने की थी? हमारे रोजी रोटी पे संकट आ गया, किया गया था इसी मध्य प्रदेश में। यानी कि कहां से आ रही थी रोजी रोटी? जगदेव बाबू कहते थे 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने किया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे। ऐसे ही मंचों से नारे दोहराए जाते हैं और होता क्या है? झोली वाला बाबा आता है, खुद को फकीर बताता है, झूठे जुमले सुनाता है, राशन का जाल बिछाता है और हम फंस जाते हैं और फिर अगली बार यही दोहराते हैं। तो अब हमको करना क्या है? नारे तेजी से मत लगाइए, मूर्तियों की मांग मत करिए। अब समय और परिस्थितियां ये हैं कि भोंपू बनना है। जितने लोग यहां बैठे हैं सबको भोंपू बनना है। किसी भी मीडिया की तरफ हसरत भरी नजरों से मत देखो कि कल हमको छापेगा कि नहीं। जितने लोग यहां बैठे हैं, कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ उठाइए। सबके पास है। अगर इतने लोग अपने पत्रकार खुद बन जाएं और यहां से निकल करके एक पोस्ट डालें कि मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में लाखों लोगों
लोग जुटे, तो कौन से मीडिया की जरूरत है आपको? कितने लोगों तक बात पहुंचेगी? करोड़ों लोगों तक। क्यों दूसरे की तरफ हसरत वजरी नजरों से देखते हो? क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह? चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। समस्या यही है इस बहुजन समाज की कि मैं अच्छा बोलता हूं तो मेरी तरफ देखने लगेंगे हसरत वजरी नजरों से। ये जो व्यक्तिवाद की परंपरा है कि हनीफ साहब बड़ा तीर उखाड़ लेंगे, धनुष गाड़ देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब कुछ ठीक कर देंगे, इसी मानसिकता से बाहर निकलना है, व्यक्तिवाद की मानसिकता से। किसी भी समस्या पर 10 लोग इकट्ठे हो जाओ और थाने पर जाकर के शालीनता के साथ बात करो तो आधे मुद्दे वैसे ही हल हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? किसी मसीहा का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, अवतरित होगा कोई, और वो हमको थाने तक ले जाएगा। किसी भी व्यक्ति की तरफ ये सोचने से पहले कि ये हमारे लिए क्या करेगा, ये सोचना है कि हम अपने लिए क्या करेंगे, हम अपने लिए और अपने समाज के लिए। जब एक प्राइमरी का टीचर इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो हजारों लड़कों का भविष्य बदल सकता है, हजारों लड़कों के अंदर बहुजन चेतना पैदा कर सकता है, लाखों लोगों को मूल निवासी कॉन्सेप्ट समझा सकता है, तो सोचिए कि लेखपाल क्या नहीं कर सकता। वो तो लगातार गांवों से जुड़ा हुआ है। और सोचिए कि वो व्यक्ति जो अपने आप को बेरोजगार कहता है, वो तो फुल टाइमर है समाज के लिए। वो क्या नहीं कर सकता समाज के लिए? बिल्कुल कर सकता है। बस उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, उसको थोड़ा सा पुशअप दीजिए। मैंने जो बात कही थी ना कि हम निर्मित करना नहीं जानते, जब कोई व्यक्ति कुछ ठीक ठाक हो गया तब हम उसके पीछे भागते हैं। मैं कहता हूं कि डेवलप करो, डेवलप। अपने बीच में से अच्छे वकील पैदा करो। बाबा साहब हो या सरदार पटेल, दोनों ही लोग अच्छे बैरिस्टर थे, अच्छे बैरिस्टर। इसलिए एक ने इस देश को एकीकृत करके राष्ट्र बना दिया और दूसरे बैरिस्टर ने उस राष्ट्र का संविधान लागू कर दिया। लेकिन दोनों में एक समानता थी कि दोनों विदेश से पढ़ करके आए हुए बैरिस्टर थे। इसलिए जो लोग थोड़े सक्षम हो गए हैं, जो लोग बेचारे अभी प्राथमिक पाठशाला में ही पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाएं। जो लोग थोड़े सक्षम हो गए हैं वो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा बड़े तेजी से बोलते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तलाशते हैं कि मिशनरीज क्रिश्चियन का स्कूल कौन सा है, और वहां सिफारिश लगवा करके हाथ पैर जोड़ करके एडमिशन करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि जो थोड़ा सक्षम हुआ वो हिंदी भूल जाइए, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़वाइए, सबसे जरूरी चीज है। जो उससे थोड़ा और सक्षम हो गया वो शहर छुड़वा दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में डालिए। जो उससे और सक्षम हो गया उसको विदेश भेजिए। विदेश से जब लौट करके बच्चा आता है तो वो बाबा साहब जैसा क्रांतिकारी बन जाता है। ये समय है कि बच्चों को ये बताना बंद कर दो कि पीछे वो झाड़ू बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू और आगे हांडियां टांगी जाती थी। ये सब खत्म करो। अब मौजूदा समय में जब हम कहते हैं कि देश मनु के विधान से नहीं बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, तो किसी की हैसियत है क्या जो इस समय ऐसा करवा दे? मौजूदा समय का बहुजन ये है, ये। उसको भीमा कोरेगांव बताओ, उसको शिवाजी बताओ, उसको सम्राट अशोक का शौर्य बताओ, रोना पीटना मत बताओ ताकि वो स्कूल में जाए तो बैक बेंचर्स बन के बैठे, डरता हुआ, सहमता हुआ। अपने बच्चों को कुंठित होने वाली बात मत बताओ। ये बताओ कि ये समय है जिस समय तुमको संविधान के आर्टिकल 15 में यह आजादी मिली हुई है कि इस देश में जाति, लिंग, वर्ण, वर्ग के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये रटाओ। इस देश का असली अगर ग्रंथ है कोई है तो वो संविधान है, ये बताओ। संविधान की प्रस्तावना रटवाओ। संविधान का आर्टिकल 51A देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि उनमें मानववादी, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। वही हम सब कर रहे हैं। मेन समस्या है कि संगठन एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। उस समस्या पे बात करना जरूरी है। दिक्कत यह है कि जैसे मूल निवासी संघ का कार्यक्रम है, तो मूल निवासी संघ ये अपेक्षा करता है पूरे देश के बहुजनों से कि जय मूल निवासी करोगे तभी तुम असली बहुजन हो, तभी देश बदल पाएगा। तो जो दूसरा संगठन है वो कहेगा कि क्या बात कर रहे हो, जय भीम के बिना तो समाज एक हो ही नहीं सकता। तो तीसरा संगठन कहेगा क्या बात कर रहे हो, जय मंडल के बिना तो समाज एक हो ही नहीं सकता। तो चौथा संगठन कहेगा कि क्या बात कर रहे हो यार, जब तक जय फातिमा नहीं कहोगे तो अल्पसंख्यक कैसे जुड़ेगा। तो पांचवा उसी में आएगा, कहेगा
क्या बात कर रहे हो यार, जय विज्ञान जय संविधान नहीं कहोगे तब तक कैसे तार्किक मामला होगा। इसमें मेरी एक राय है और एक अनुरोध है सभी लोगों से कि हमें एक बात के लिए क्लियर रहना है कि कोई मृत्यु भोज में काम कर रहा है, ओके, आपका काम अच्छा है, आप मृत्यु भोज पे काम करिए, हम आपके साथ हैं। कोई अंतरजातीय विवाह पे काम कर रहा है, ओके, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अंतरजातीय विवाह पे काम करो। तीसरा व्यक्ति कोई उस कोने में बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार इन सब चीजों से क्या होता है यार, राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, ओके भाई, हम तुम्हारे राजनीतिक परिवर्तन में भी साथ हैं। मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि अगर कोई कहे जय मूल निवासी तो कह दो जय मूल निवासी, कोई कहे जय भीम तो कह दो जय भीम, कोई कहे जय फातिमा तो जय फातिमा, जय मंडल तो जय मंडल। मतलब हम बहुजन कॉन्सेप्ट के किसी भी संगठन में किसी भी नारे के साथ जा सकते हैं, बस हम नफरत वाला भ्रुकुटी तान करके दूसरे को चढ़ाने वाला जय जय श्री राम नहीं करेंगे। इतना क्लियर रहना है ना। तो ये बहुजन यूनिटी के लिए जरूरी है कि हम ये माने कि तमाम सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें से हम भी एक हैं। जिस दिन ये मान लिया किसी संगठन ने, किसी व्यक्ति ने कि सिर्फ हम ही हैं, वहीं पर बहुजन कॉन्सेप्ट खत्म। हमें यह मानना होगा कि अच्छा काम करने वालों में हम भी हैं। जय विज्ञान जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।